इसीलिए उनको कंट्रोल करने के लिए कि आप खर्चों पर कैसे नियंत्रण करें, जो आपकी महिलाओं की जो छोटी छोटी राशि होती है ना, आप उसको कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे कलेक्ट करें, आपको उसके बारे में बताया जाएगा आज। तो आज का फैकल्टी सेशन आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए प्लान किया गया है कि जो महिलाओं की छोटी छोटी राशि है, जो आप छोटे छोटे अपने हस्बैंड के पॉकेट से निकालते हैं, हस्बैंड के पर्स से निकालते हैं, उनको आप कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे यूज करें और कैसे अपनी उनको उनको बढ़ाएं। तो ये आपको सिखाया जाएगा। तो आप फैकल्टी सेशन जरूर अटेंड करें। और एक को जरूरी सूचना, कल अपनी जैन क्लास नहीं होगी। कल जैन क्लास की जगह आपका भक्तामर हीलिंग वाला सेशन होगा। आध्यात्मिक भक्तामर हीलिंग वाला सेशन अगर आप लोगों ने कभी अटेंड किया हो, पहले कोरोना के टाइम पे भी काफी चला था, अगर नहीं किया हो तो आप कल जरूर अटेंड करें। भक्तामर हीलिंग वाला सेशन पल्लवी जैन करके हैं, आध्यात्मिक भक्तामर हीलर है वो। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं शायद। हाँ बोलिए। पूछ रहे जैसे पीरियड्स में फिर ये वाला सेशन अटेंड कर सकते हैं क्या? भक्तामर हीलिंग वाला, क्योंकि कल भक्तामर हीलिंग वाला तो आप कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया आप ऑडियो तो सब में सुन सकते हैं। अच्छा। अगर आपको क्योंकि उसमें तो क्या है, हम लोग ही तो बोल रहे हैं ना उस चीज को। तो हम तो वैसे, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, तो आप हमको तो वैसे भी घर में देखते ही हैं पूरे दिन। और अगर आपको जैसे कोई साधु है, भगवान है, ऐसे कुछ है, तो आप उनमें परवा डाल दीजिए अपनी टीवी स्क्रीन पे और आप ऑडियो सुन सकते हैं। तो इस तरीके से कल का सेशन भी कल 7 से 8 आप विशेष ध्यान रखें। रात्रि में 7 से 8 जो हमारी जैन क्लास का टाइम है, उस समय कल भक्तामर हीलिंग वाला सेशन है, वो भी आप जरूर अटेंड करें। आप देखेंगे कि भक्तामर से आपको कैसे पावर मिलती है, कैसे आपकी बीमारियों का इलाज भक्तामर जैसे महान जो हमारे पास स्तोत्र है, हमारी जो धरोहर है, उसको हम कैसे अपनी बीमारियों को दूर करने में ले सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में आप जरूर बने रहिए, बिल्कुल आपके लिए यूजफुल सेशन है और आपके लिए ही प्लान किया गया है कि आप अपनी जो छोटी छोटी मनी है उसको कैसे संभाल के रख सकते हैं। तो अभी किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम है। हाँ, एक और कल की क्वेरी थी कि टमाटर और अनार को भी बहुबीजा माना जाएगा क्या? तो टमाटर और अनार को बहुबीजा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका हम गुद्दे के साथ यूज करते हैं। लेकिन वो पपीता भी बहुबीजा नहीं होता, तरबूज को हम क्षेत्र के अनुसार मानते हैं। हाँ, रेशु की कुछ क्वेरी है। हाँ बोलो। अपने नाम में लेते हैं वो मोरपंख की जो लेते हैं। मोरपंख की इसलिए लेते हैं क्योंकि मोरपंख जो होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं और उससे उनसे किसी भी जीवों की हिंसा नहीं होती। जैसे वो मतलब कि अपनी जगह जो होती है वो उसको अगर साफ करके बैठते हैं ना, तो उसमें एक भी जीव की हिंसा, मतलब इतना छोटा सा जीव भी होता है ना, तो वो मोरपंख के टच करके उसकी कभी भी हिंसा नहीं होगी। इसीलिए मोरपंख की लेते हैं। और कभी भी मोरपंख मोर को मार के फिर ऐसे नहीं कलेक्ट किया जाता, वो मोरपंख गिरने के बाद उनको कलेक्ट करा जाता है और फिर उन्हीं को यूज किया जाता है पिच्ची बनाने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ जीव हिंसा, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप कभी देखना मोरपंख को, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनसे किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती, इसीलिए मोरपंख यूज किया जाता है। नीतू जी ने भी हैंड रेज किया है, हमारे पास अभी है 2 मिनट। हाँ बोलिए। नीतू नाम से है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ। आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रही थी, जो आपने भक्तामर हीलिंग्स का बताया ना, उसमें क्या 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 रहेगा? जैसे मतलब वो पाठ करवाएंगे या जाप करवाएंगे, कैसे क्या है? नहीं, वो जाप नहीं करवाएंगे। बेसिकली वो आपको बताएंगे कि भक्तामर के, मतलब जैसे आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो कौन से श्लोक का आप जाप करें, वो आपको मंत्र देंगे, श्लोक का जाप के बारे में बताएंगे, भक्तामर की महिमा के बारे में बताएंगे कि आप कैसे अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो ये आपको कल ही पता चलेगा क्या रहता है आपका भक्तामर हीलिंग वाला सेशन। तो कल आप जरूर लें, शाम को 7 से 8। और अभी भी आप बने रहें। चलिए, और है किसी? अभी भी हमारे पास है अभी 1-2 मिनट का समय। हाँ पूछिए। 1 मिनट। 2 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ हाँ, जिनिशा जी, जिनिशा के नाम से। कौन लेगा कल की क्लास? कौन लेगा दीदी? कल की क्लास पल्लवी जैन है एक, वो आध्यात्मिक भक्तामर हीलर है, तो वो आपकी क्लास लेंगे कल। सिर्फ कल की क्लास ही लेंगे वो। कल की क्लास होगी हमारी भक्तामर की। दीदी इस बार एक्टिविटी कैसे नहीं हो रही?
एक्टिविटीज में कॉम्पिटिशन ना वही पोइम वगैरह, बच्चों की भजन वगैरह, डांस वगैरह। एक्चुअली उसमें क्या थोड़ा टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए और फिर क्या होता है कि लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा वाली भावनाएं ज्यादा आती है कि इसका फर्स्ट कैसे आ गया, मेरा भी अच्छा था। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए कि आप लोग सिर्फ सीखें और उसको अपनी लाइफ में यूज करें, बस इसलिए हमने कोशिश करिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान ही दें, हम आपस में ऐसी कोई प्रतिस्पर्धाएं हो ऐसी कोई भी चीज ना रखें। चलिए अब हमारा समय आज के लिए यही समाप्त होता है। हम मिलेंगे अब सीधा परसों, कल होगा आपका भक्तामा रीलिंग वाला सेशन, और अभी आपका सेशन ले रहे हैं सीए तृप्ति जैन और सीए दीपांशु जैन, जो कि आपको छोटी आपके जो आपके हस्बैंड के पर्स से जो आप पैसे कलेक्ट करते जाते हैं उसको आप कैसे यूज करेंगे वो आपको बताएंगे। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। आज के फैकल्टी सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, और वो हम जानेंगे सीए दीपांशु जी जैन एंड सीए तृप्ति जैन, जो कि जयपुर से हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो सीए दीपांशु जी जैन और तृप्ति जैन का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फैकल्टी सेशन में। हम आज उनसे बहुत नॉलेज की बातें जानेंगे, कैसे हम हमारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आमदनी 98 खर्चा रुपए जो हमारी इतने खर्चे हो रहे हैं उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तृप्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपांशु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फैकल्टी सेशन में। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू पारुल। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी जस्ट जैन क्लास खत्म हुई है, तो उसकी ही लर्निंग को कंटिन्यू करते हुए मेरा आप सभी से एक सवाल है। नमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं और कितने परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है? आप सभी जल्दी से जल्दी अपना चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है पारुल? क्लियर है। 5 ओके, बिल्कुल सही जवाब। नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं और पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। तो इसका मतलब है आप सभी सचमुच बहुत अच्छे से लर्निंग ले रहे हैं जैन क्लास की और सभी क्लासेस की। तो आज शिविर का 5वां दिन है और महीने की 5 तारीख को ही हमारी जो सैलरी होती है वो नील बटा सन्नाटा हो जाती है। या 10,000 रुपए की अगर सैलरी है तो वो 10 रुपए बच जाती है। तो उसमें जो क्योंकि वो सभी खर्चों में बट जाती है, तो उन्हीं खर्चों को कैसे नियंत्रण करें और जो सेविंग हुई है उसको उसकी हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, इसी को बताने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ मेरे हस्बैंड सीए दीपांशु जैन। प्लीज पुट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you Tripti for welcoming me. जय जिनेन्द्र ऑल। हेलो एवरीवन, मैं सीए दीपांशु आज सभी के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग पर कुछ थॉट्स डिस्कस करने आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सांस लेना जरूरी है, जैसे पानी पीना जरूरी है, जैसे फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, वैसे ही एक बेहतर फ्यूचर एवं सिक्योर फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को मैनेज करना काफी जरूरी है। अब हम देखें कि फाइनेंस को मैनेज करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ले लें, या आप खुद से अगर थोड़ा बहुत फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं तो आप खुद भी फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस प्लानर की हेल्प लेते हैं तो वहां पे आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। एंड अगर आप अगर आप अपने फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं तो आप खुद भी फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। सो आज यही सब कुछ डिस्कस करने मैं एंड मेरी वाइफ सीए तृप्ति जैन आप सभी के सामने आए हैं। एक मिनट दीपांशु, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन हम हमारी ऑडियंस को जान लेते हैं कि ऑडियंस कहाँ से बिलोंग करती है और वो किन किन फील्ड में अपना टैलेंट जमा रखी है। तो मेरा ऑडियंस से क्वेश्चन है कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। अपना आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, जैसे कि आप टोंक से हैं कि मुंबई से हैं कि मेहरू से है। अपना आंसर इसमें चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ सावर से भी हैं, उदयपुर से भी है, टोंक से भी है। तो आप पचेवर से हो या पराना से, लेकिन आपको जीएसटी तो हर सिटी से देना पड़ेगा। लेकिन आप जीएसटी दो या नहीं दो, लेकिन आपको सेविंग तो हमेशा करनी पड़ेगी। तो उसी सेविंग्स की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे एक और सवाल है सभी ऑडियंस से
कि आप अगर जैसे स्टूडेंट लाइफ में है, कौन से फेज से आप बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैट बॉक्स में स्टूडेंट टाइप कीजिए, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो चैट बॉक्स में बिजनेस टाइप कीजिए, और अगर आप प्रोफेशन है, वर्किंग है, तो वर्किंग टाइप कीजिए, और हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ टाइप कीजिए। वेरी नाइस, बहुत अटेंटिव ऑडियंस है हमारी, सबके आंसर्स आ रहे हैं, वर्किंग भी हैं, चारों टाइप की पेज से सभी लोग हैं, स्टूडेंट भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं और वर्किंग भी है। तो इन्हीं कैटेगरीज की फाइनेंस को कैसे मैनेज करा जाए, इनकी जो सेविंग्स है उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करी जाए, इसी के बारे में दीपांशु मेरे आपसे कुछ सवाल रहेंगे इस सेशन के थ्रू आउट। तो मेरा पहला सवाल है उन छात्राओं की ओर से जो अग्रवाल समाज 84 प्रवासी ट्रस्ट द्वारा संचालित जैन छात्रावास में रहती है या किसी और पीजी में रहती है। उन छात्राओं को पॉकेट मनी मिलती है, उस पॉकेट मनी में से वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी डेली लाइफ के खर्चों को निकाल कर जो सेविंग होती है वो कैसे मैनेज करें, उसका फंड कैसे बिल्ड करें उन स्टूडेंट्स के लिए। ओवर टू यू दीपांशु। ओके तृप्ति, तो सबसे पहले हम छात्राओं की बात करते हैं। तो अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनके खर्चे क्या होते हैं एंड उनकी इनकम क्या होती है। अगर हम खर्चों पर नजर डालें तो खर्चों में उनका सबसे पहला खर्चा रहता है खाने पीने का खर्चा, कन्वेंस का खर्चा, उनके ड्रेसेस खरीदने का खर्चा, उनकी ऑनलाइन शॉपिंग का खर्चा, उनके बर्थडे पार्टी का खर्चा, फोन रिचार्ज का खर्चा, हॉस्टल रेंट का खर्चा। सो ये सब उनके खर्चे होते हैं जो कि मेजर खर्चे हैं। एंड अगर अब हम उनके इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो के तौर पे उनके पास सिर्फ पॉकेट मनी होती है जो कि उनके माता पिता से उनको मिलती है। सो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक माता पिता अपनी बेटी को 10,000 रुपए उसकी पॉकेट मनी देते हैं पर मंथ की। सो ये सारे एक्सपेंसेस हो गए, अराउंड 8 से 8,500 का एक्सपेंस हो जाता है। एंड अगर अपन माने कि 1 से 1,500 का फंड उनके पास बचता है, तो अब ये वो 1,500 कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे उनके पास 4 से 5 साल में एक अच्छा फंड हो जाए। सो अभी जो सबसे बेस्ट एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है उनके पास वो है SIP। SIP ये क्या होती है और इसको कैसे करवाया जा सकता है? SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये हम डिफरेंट बैंकों के थ्रू करवा सकते हैं। अगर आपको SIP करानी है तो आप सीधा बैंक के पास जाइए एंड बैंक में अकाउंट खोलेगा, वहां पे आपको डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता दिया जाएगा एंड उसके थ्रू आप SIP स्टार्ट करा सकते हैं। SIP में औसतन जो रिटर्न रहता है पर ईयर का वो अराउंड एवरेज 10% का रिटर्न रहता है। सो अगर हम माने कि अगर एक छात्रा अपने पॉकेट मनी से 1,500 रुपए का फंड बचा के पर मंथ इन्वेस्ट कर रही है एंड अगर वो 3-4 साल तक इन्वेस्ट कर लेती है, सो अराउंड 1.5 से 2 लाख का फंड उसको 4 या 5 साल बाद इकट्ठा हो जाएगा। अब ये फंड या तो उसके फर्दर स्टडीज में काम आ सकता है या उसको अगर शादी में यूज लेना है तो वो शादी में भी यूज ले सकती है। सो अभी छात्राओं के पास ये काफी अच्छा प्लान है जो कि SIP का प्लान है। आई थिंक ये बेस्ट सॉल्यूशन है जो स्टूडेंट लाइफ में SIP के थ्रू बड़ा फंड बिल्ड कर सकती है। इवन आई वुड सजेस्ट कि ये 1,500 रुपए या 500 रुपए जो मंथली बच रहे हैं उसको भी एक खर्चा मानकर सेविंग करी जा सकती है सभी स्टूडेंट्स के द्वारा, ताकि जो उनका आने वाला खर्चा है या तो मैरिज का खर्चा होगा या फिर फर्दर स्टडीज का, वो उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगी। सो दीपांशु, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पर उपस्थित सभी हाउसवाइफ के लिए वो अपनी पॉकेट मनी में से डेली लाइफ के खर्चे निकालकर सेविंग को कैसे सेव कर सकती है और उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकती है। ओके, तो अब अगर हम हाउसवाइफ पे बात करें तो हाउसवाइफ्स को अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इनकम के, क्योंकि उन लोग को खर्चों को ज्यादा मैनेज करना है। अगर अब हम बात करें खर्चों की हाउसवाइफ के, तो उन लोग को डेली की सब्जियां खरीदनी है, न्यूज़पेपर के खर्चों का ध्यान रखना है, उनका डेली दूध का खर्चा ध्यान रखना है, बच्चों के लिए ड्रेसेस वगैरह खरीदनी है, डेली ग्रोसरीज का खर्चा है उनके पास, डेली फ्रूट्स का खर्चा है, मेडिकल का खर्चा है, जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका खर्चा है, नल का बिल का खर्चा है। सो जो महिलाओं के लिए उनको जो करना चाहिए वो सबसे बड़ी चीज ये करनी चाहिए कि उनको जो उनके खर्चे हो रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस उनको डेली बेसिस पे लिख लेना चाहिए कि उनका खर्चा कहाँ जा रहा है। लेट से उन्होंने आज कुछ ग्रोसरी में परचेज में कुछ खर्चा किया, सो उनको लिख लेना चाहिए कि आज मैंने 500 रुपए ग्रोसरी परचेज करने में करे। नेक्स्ट डे उन्होंने कुछ फ्रूट्स खरीदे तो फ्रूट्स का खर्चा लिख लो।
सो ऐसे आप पूरे मंथ के खर्चे लिख लीजिए एंड मंथ के एंड में आप एनालाइज करिए कि कहाँ पे इस बार ज्यादा खर्चा हुआ। लेट से अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, अगर किसी महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आता है, सो महिलाओं को ये एनालाइज करना चाहिए कि लास्ट मंथ अगर लेट से 2000 का बिल आता है, इस मंथ 4000 का बिल आया, तो ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से एक्सपेंस बढ़ गया, एंड उसको एनालाइज करके उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जितना आप एक्सपेंस को कम करेंगे उतना आपका घर अच्छे से चलेगा, उतना आपके पास फंड बचेगा। क्योंकि महिलाओं के पास इनफ्लो के तौर पर या तो उनके हस्बैंड जो उनको दे रहे हैं वो होता है, या उनका बेटा उनको जो दे रहा है, या उनकी बेटी जो उनको दे रही है वही होता है। सो अगर ये सब एक्सपेंस हटा के अगर उनके पास कुछ बचता है, कुछ फंड बचता है, लेट से अगर उनके हस्बैंड उनको 15,000 दे रहे हैं एंड उसके बाद अगर उनके पास बच रहा है अराउंड 3 से 4,000, सो उनके पास उसको इन्वेस्ट करने के क्या चाह रहे हैं वो ये है कि अगर वो 7 से 8 महीने लेट से उनको 4,000 का फंड सेव कर रही है एंड 7 से 8 महीने रेगुलर सेव कर रही है, तो अराउंड 40 से 50,000 का फंड उनके पास सेव हो जाएगा। सो उसको वो इन्वेस्ट कर सकती हैं गोल्ड में। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, एक तो उनके पास ज्वेलरी बचती जाएगी एंड दूसरा गोल्ड की वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है। सो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक महिला के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सो मेरे हिसाब से महिलाओं को सबसे पहले अपने खर्चों को कम करने पे सोचना चाहिए, दूसरा अगर कुछ फंड बच रहा है तो वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, आई थिंक थैंक यू दीपांशु। आई थिंक ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा हाउस वाइफ्स के लिए। आई थिंक जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो वहां पर एक आंटी मुझे बोला करती थी कि मैं तो पढ़ी भी नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, तो मैं बैंक अकाउंट कैसे खोलूँ, उसका फॉर्म कैसे रीड करूँ। तो ये प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो पा रही है। वो उनको बैंक अकाउंट जाने की जरूरत नहीं है। एक अपनी सेविंग हमेशा मंथली कंसिस्टेंट अमाउंट इकट्ठा कर उस बड़े अमाउंट का वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती है। इससे उनकी ज्वेलरी भी बचेगी और एक इन्वेस्टमेंट भी होगा, और एक बहुत सरल माध्यम भी ये इन्वेस्टमेंट का होगा। ऑन ए लाइटर नोट दीपांशु, आप अपनी वाइफ को डिफरेंट ओकेजन्स पर गिफ्ट देने के लिए जो सेविंग होती है उस खर्चे को कैसे मैनेज करते हैं? एग्जैक्टली, फाइनेंशियल प्लानिंग का फिजूल खर्ची में यही सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब यही सबसे बड़ी फिजूल खर्ची है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, जो मुझे लगता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, उस खर्चे के लिए भी एक कैटेगरी बनाई जा सकती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। बहुत जरूरी है उस खर्चे की कैटेगरी बनाना, उस खर्चे की भी कैटेगरी बनाना। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग वुमेन के लिए, जो भी बालिकाएं और महिलाएं वर्क कर रही है, वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? तृप्ति, सिंस यू आर ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन, सो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप कैसे फाइनेंशियल को प्लानिंग करते हैं। एज सच मेरे इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं, कुछ प्लानिंग नहीं होती है इन्वेस्टमेंट्स की, बट हाँ मेरे खर्चों की हमेशा लिस्ट रेडी रहती है कि मुझे यहाँ घूमने जाना है या नेक्स्ट कौन सा रेस्टोरेंट विजिट करना है, और कहीं अगर सेल चल रही है ऑनलाइन तो उसमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और ड्रेसेस खरीदनी है। तो यही मेरे खर्चों का पूरा फोकस रहता है, और इन्वेस्टमेंट्स का एज सच कोई प्लानिंग नहीं रहती है। तो आप तो सिर्फ ओनली खर्चों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सेविंग्स तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपको सेविंग्स तो बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए। सेविंग्स आपको के लिए आपको ऑनलाइन खर्चों को कम करना चाहिए, क्योंकि जब ऑनलाइन खर्चा करते हो तो आप एनालाइज कभी नहीं कर पाती कि आप कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, एंड आपको अब एक आपका बड़ा फंड डेवलप नहीं हो पाता अगर आप ऑनलाइन ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो। चलो खैर, अगर वर्किंग वुमेन के लिए बात करें तो उनके पास सेविंग्स के लिए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो उनके पास है वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें सरकार की तरफ से ये स्कीम है एंड इसमें आप पर ईयर अराउंड 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग ऑफ 15-20 ईयर्स आपके पास एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो जाएगा जो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे काम आएगा। एंड ये सिंगल एक ऐसी स्कीम है जिसमें सरकार सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करती है। सेकंड जो इन्वेस्टमेंट प्लान वर्किंग वुमेन्स के पास है वो है एफडी। अपने पास कई बार एक ऐसा फंड होता है जो अब हमारे इमीडिएट फ्यूचर में काम नहीं आएगा, जो एस आइडल पड़ा हुआ है, तो उस फंड को हम एफडी करवा सकते हैं। उस फंड पे हमको प्रति माह कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा और हम पैसों से पैसा कमाते रहेंगे। सो एक ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये उसी फंड के साथ करें जो आपको इमीडिएट फ्यूचर में काम नहीं आएगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो जो मुझे लगता है कि एक वर्किंग वुमेन को अपना हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी कराना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जब अगर कोई आपकी तबीयत खराब हो जाती है या कुछ हो जाता है तो आपको वो वाला फंड काम आता है एंड इससे हमें टैक्स सेविंग भी मिल जाती है।
जो एक चीज मुझे और समझ में आती है वो ये है कि अगर वर्किंग लेडी को थोड़ी बहुत शेयर मार्केट की नॉलेज है तो वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्योंकि शेयर मार्केट में ही मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में रिस्क भी बहुत है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं या अगर किसी के फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प से आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप वर्किंग है बट अनमैरिड है, तो मुझे जो समझ में आता है, अगर ऐसी लड़कियों के लिए सबसे बड़ा खर्चा जो उनकी लाइफ में आने वाला है वो है मैरिज का खर्चा। तो उसके लिए आप वापस वैसे ही आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी स्टार्ट करने से 4-5 सालों में आपका एक अच्छा फंड बन जाएगा, जो कि आप अपने मैरिज के लिए भी काम कर ले सकते हैं, या आपको अगर फर्दर स्टडीज करनी है उसके लिए भी आप काम ले सकते हैं। तृप्ति अनम्यूट करें। सॉरी, हाँ, गॉट इट दीपांशु। आई थिंक अब से मैं भी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करूंगी और जो ऑनलाइन खर्चे हैं उनको अवॉइड करूंगी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को और ऑनलाइन शॉपिंग को। तो ऑन ए लाइटर नोट दीपांशु, अगर आपकी वाइफ आपसे रूठ जाती है तो उसको मनाने के लिए भी सेविंग की कोई कैटेगरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैम, सेविंग से कहाँ मानती है लड़कियां। लड़कियां तो इस चीज से मानती है, थोड़ा घुमाने ले जाइए, बाहर खिला पिला दीजिए, या सबसे इम्पोर्टेंट लड़कियों को फेवरेट शॉपिंग करवा दीजिए, इससे ही मानती है लड़कियां तो Yes, sir. मेरे पास ऐसे इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है, बट मुझे जो लगता है ये सब चीजें करवा दोगे तो क्या पता मान जाएगी। Okay, I think point to be noted for all the husbands. Okay, so moving to next question. जो ऐसी महिलाओं की और बालिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, चाहे वो फूड बिजनेस हो, चाहे वो टीक हो, या अपना आई थिंक क्राफ्टिंग का भी कुछ बिजनेस शुरू करें, जैसे हमारी फैकल्टीज है उसी में से सब अपना अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है। तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए वो फंड कैसे जुटाएं, उसके बारे में आपके क्या विचार है? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा फंड चाहिए, एंड वुमेन्स के पास ऐसे इतने ऑप्शंस नहीं होते, बट सरकार की तरफ से काफी लोन्स एंड स्कीम्स के माध्यम से उनको लोन मिल सकता है। तो आइए आज अपन उन्हीं लोन एंड स्कीम्स के को डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट स्कीम जो सरकार की तरफ से है वो है अन्नपूर्णा स्कीम। जो महिला फूड से रिलेटेड कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है वो महिला इस स्कीम के तहत अपना लोन ले सकती है, और इस स्कीम में अराउंड 50,000 तक का लोन मिल जाता है। सेकंड स्कीम की अगर हम बात करें तो वो है भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन। इसमें महिला को अराउंड 20 करोड़ तक का लोन मिल सकता है उनके बिजनेस मॉडल पर। सो अराउंड काफी अच्छा चंक मिल जाता है इस स्कीम के अंदर। थर्ड अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम है, एंड इसमें शहरी एंड गांव दोनों ही महिलाओं को लोन मिल सकता है। अराउंड 2 से 5 लाख तक का लोन इस स्कीम में मिल सकता है, एंड प्रोजेक्ट की टोटल राशि पर अराउंड 15% सब्सिडी मिल जाती है इस स्कीम के अंदर। फोर्थ है सैन्य कल्याणी योजना। ये लोन 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए है, एंड ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये सारी योजनाएं हैं, एंड इन योजनाओं के तहत एक महिला को लोन मिल सकता है और उस लोन से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। आई थिंक जो यहाँ पर उपस्थित ऐसी बालिकाएं और महिलाएं हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, वो उन स्कीम्स और लोन्स के माध्यम से फंड इकट्ठा कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। एट लास्ट दीपांशु, आई वांट टू आस्क यू कि जनरल कुछ ऐसी जनरल बातें जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, चारों कैटेगरीज की लेडीज और गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल है, वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज का जमाना फैशन का है, एंड आप जितनी बार भी मार्केट जाओगे उतनी बार आपको नई नई चीजें दिखेगी। आप उन्हें मत खरीदिए, क्योंकि हर बार आप मार्केट जाओगे नया ट्रेंड मिल जाएगा आपको, तो हर बार आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। हमेशा अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो आप लिस्ट बनाकर शॉपिंग करिए। अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को थोड़ा कम करिए, क्योंकि ऑनलाइन में जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि कितना पैसा कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है। सो ट्राई करें कि हमेशा आप कैश में ट्रांजेक्शन करें, उससे हमारा पूरा हिसाब रहता है, उसको हम लिख भी सकते हैं कि हमने इतना खर्चा यहाँ पे करा, और एक महीने के एंड में उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कितना खर्चा हमारा कहाँ हो गया। आजकल की फैमिलीज में जितने पर्सन्स होते हैं उतने उनके पास व्हीकल्स होते हैं। सो ट्राई करें कि जितने कम व्हीकल्स यूज हो सकते हैं उतना यूज करिए, क्योंकि पेट्रोल काफी बढ़ गया है। सो पेट्रोल का खर्चा भी काफी बढ़ रहा है फैमिलीज में। एंड अगर हम
जो मैं चाहता हूँ आज के सेशन से, वो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप जब जब खर्चा करें महीने में, तो महीने के स्टार्ट में आप सारे खर्चे लिखना स्टार्ट कर दीजिए और महीने के एंड में उस खर्चे को एनालाइज करिए कि कहाँ पर मेरा कितना खर्चा हो रहा है और उसमें मैं कितना कटौती कर सकता हूँ। और जो भी आपका पैसा बच रहा है तो उसको आप या तो SIP कराइए, या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, या उसकी आप FD कराइए, या PPF में इन्वेस्ट करिए, जो भी आपको बेस्ट लग रहा है वो करिए, बट एटलीस्ट आप फिजूल खर्ची कम करिए। ये मैं चाहता हूँ आप लोगों से। थैंक यू दीपांशु। आई थिंक आज के अभी तक जो हमने डिस्कस करा है उससे मुझे ये समझ आया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब बेस्ट रिटर्न वाले प्लान्स में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, बल्कि अपने खर्चों को एनालाइज करना है और खर्चों को लिस्ट डाउन करना है और फिजूल खर्चे से बचना है। ये आई थिंक ये बेस्ट सॉल्यूशन है फाइनेंशियल प्लानिंग का। मैं भी एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। लाइक जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो उसके घर में वॉशिंग मशीन का बिल आया था लास्ट मंथ में 2500 का आया, और जो करंट मंथ है उसमें 4000 का आया वॉशिंग मशीन, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो उन्होंने एनालाइज करा कि क्यों ये बिल ज्यादा आ रहा है। तो उसको एनालाइज करने पे पता चला कि वॉशिंग मशीन ज्यादा यूज हो रही थी, इस वजह से वो बिल बढ़ गया था। सो उस वॉशिंग मशीन को उन्होंने नेक्स्ट टाइम से डिसीजन लिया कि इस वॉशिंग मशीन को कम चलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वीक में 3 बार चला रहे हैं या 4 बार चला रहे हैं, तो उसको कम करके हम 2 बार भी चला सकते हैं और 1 बार भी चला सकते हैं, और एक ही साथ कपड़े उसमें धो सकते हैं, ताकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंट्रोल होगा। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है। आई थिंक खर्चों को नियंत्रण करने से ज्यादा अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करी जा सकती है। ओके, सो थैंक यू दीपांशु। आई थिंक अगर ऑडियंस में कुछ क्वेश्चंस हैं तो वी आर रेडी टू आंसर। जी, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है कि अभी आजकल स्टॉक मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, तो उसका अंदर क्या रीजन है नीचे जाने का, और क्या सही समय है उसको कब इन्वेस्ट करना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी फील्ड से रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट अभी नीचे क्यों जा रहा है ये अपन समझते हैं। जब कोविड आया था तो तब काफी लिक्विडिटी की कमी हो गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो बैंक्स ने क्या किया था, इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल कम कर दी थी, जिससे कि लोन ज्यादा से ज्यादा डिसबर्स हो, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले और उन लोग के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो। अब जब कोविड खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो बैंक्स क्या कर रही हैं, अपनी इंटरेस्ट रेट्स को वापस इंक्रीज कर रही हैं। अब ये सालों साल चलता है कि जब जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है तब फाइनेंशियल मार्केट डाउन होता है। तो अभी बस वही हो रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स वापस बढ़ा रही हैं बैंक्स, एंड उसी की वजह से फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, या अपन कह सकते हैं थोड़ा डाउन ट्रेंड है अभी फाइनेंशियल मार्केट्स में। दूसरा रीजन जो है वो है कि अपना रूपी दिनों दिन वीक होता जा रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तीसरा रीजन ग्लोबली प्रेशर है, ग्लोबल में काफी उथल पुथल हो रही है। अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर था। अभी यूएस के अंदर जो टेक कंपनीज है उनके काफी लॉसेज आए थे। उस वजह से ग्लोबल प्रेशर की वजह से भी हमारे मार्केट्स डाउन जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फाइनेंशियल मार्केट थोड़ा और डाउन जाएगा, एटलीस्ट फॉर 2022 एटलीस्ट फाइनेंशियल मार्केट थोड़े डाउन रहेंगे। एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा आप और वेट करिए फाइनेंशियल मार्केट्स में, क्योंकि थोड़ा और डाउन ट्रेंड दिखेगा हमें। एंड 2023 से आप स्टार्ट करिए इन्वेस्ट करना। सो दीज आर द मेजर रीजंस। ओके, थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। अभी जिसको भी क्वेरीज आ रही हो वो प्लीज अपना हैंड रेस करे, हम उनको अनम्यूट करेंगे। ओके, मेघल जैन का है तो हम उनको अनम्यूट करते हैं। जी मेघल, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत सुना है। लाइक आप लोगों ने भी बताया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग एफडीज, आरडीज और शेयर मार्केट के थ्रू हम लोग सेव कर सकते हैं पैसे। मैंने कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू एज अ वर्किंग वुमेन होने के नाते हम लोगों को चाहिए कि हम लोग के थोड़े बहुत पैसे सेव हो जाए। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट से म्यूचुअल फंड के बारे में भी कुछ सुना है। लाइक मैंने म्यूचुअल फंड में भी 2 months काम किया है एज एन इंटर्नशिप, बट मुझे इतना समझ में नहीं आया कि ऐसे कौन से टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। ओके सी देखिए, म्यूचुअल फंड
3-4 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड होते हैं मल्टी कैप स्ट्रैटेजी, सेकंड होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। 4 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सो अगर हम देखें अभी जो मेजर फंड हाउसेस हैं, जो बेस्ट फंड हाउसेस हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस इन इंडिया, वो है इन्वेस्को, मिराई, कोटक के काफी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, SBI के काफी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, कैनरा बैंक के काफी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन अगर आप देखें तो हर म्यूचुअल फंड का ऐसा नहीं रहता कि हर ईयर वो परफॉर्म करेगा। कुछ म्यूचुअल फंड कुछ ईयर में परफॉर्म करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड कुछ ईयर में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में हमेशा ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप्स जो बड़ी कंपनियां हैं वही परफॉर्म करेंगी, या ऐसा नहीं है कि हमेशा जो मीडियम टाइप कंपनीज है वो परफॉर्म करेंगी, या ऐसा नहीं है कि हमेशा स्मॉल कैप कंपनी परफॉर्म करेगी। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंपनीज परफॉर्म करती है, तो उसी की वजह से म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न भी वेरी करते रहते हैं। बट हाँ, एक अच्छा म्यूचुअल फंड एक लंबे अवधि के लिए, अगर हम 10 इयर्स तक की बात करें तो 10 इयर्स में अराउंड 10% या 12% एवरेज रिटर्न पर ईयर का दे देता है। सो उसके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स अभी जैसे मिराई या इन्वेस्को, आप इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका अराउंड 10 to 12% रिटर्न पर ईयर का आपको मिल जाएगा, और एक काफी अच्छा मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट प्लान है SIP का, जो कि आप इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। थैंक यू बोलिए। और म्यूचुअल फंड काफी एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी है, मतलब इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन फाइनेंशियल मार्केट, तो वहां पे थोड़ा रिस्की रहता है। फाइनेंशियल मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि आपको लॉस होने के काफी चांसेस रहते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, या अगर आप बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके आप डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे थोड़ा रिस्की होता है। म्यूचुअल फंड में आप इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपोजर ले रहे हो, तो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हो तो उनका एक्सपोजर क्या डाइवर्सिफाइड रहता है। कुछ इन्वेस्टमेंट वो लार्ज कैप में करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट मिड कैप में करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट वो स्मॉल कैप में करते हैं। तो अगर लेट से लार्ज कैप कंपनीज नहीं चल रही तो मिड कैप चल जाएगी, मिड कैप नहीं चल रही तो स्मॉल कैप चल जाएगी। तो ऐसे डाइवर्सिफाइड रहता है, तो वहां से हमको थोड़ा कुशन मिल जाता है, और हमारे रिटर्न्स इतने डाउन नहीं होते, और हमको थोड़ा रिस्क मिटिगेट हो जाता है। सो मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा अच्छा है SIP आप करिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करिए, वो ज्यादा आपको बेहतर रिटर्न्स देगा लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू दीपांशु जी। एक्चुअली मैं प्लान कर ही रही थी कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, बट मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मैं कौन सी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाऊं, तो वो आपने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू दीपांशु जी। नेक्स्ट वैशाली जी ने हैंड रेस किया है। वैशाली जी जय जिनेंद्र दीपांशु जी, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू शेयर ही है, शेयर मार्केट से ही। जैसे अभी शेयर मार्केट काफी डाउन जा रहा है, आपने जैसे बताया कि अभी काफी जो फर्म्स हैं उनके रेट्स काफी डाउन गए हैं शेयर से। तो सेम क्वेश्चन है कि जैसे अभी अगर हम बाय करते हैं शेयर्स, और फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप करना चाहते हो, तो ये अभी अच्छा मौका है बाय करने का, या फिर हमें वही आपने कहा 2023 तक वेट करना चाहिए? देखिए अभी हमको क्या है, सबसे पहली बात, हमको कोविड जो आया था उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमको अब देखने को मिल रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में। जैसा कि सबसे पहली चीज तो इंटरेस्ट रेट्स वापस एक नॉर्मलाइज हो रही है। सरकार ने अराउंड 100 बेसिस पॉइंट्स से इंटरेस्ट रेट्स कम कर दी थी, अभी वो धीरे धीरे करके किस्तों के अंदर बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स, तो थोड़ी अभी डाउन ट्रेंड रहेगा फाइनेंशियल मार्केट में। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप बेस्ट कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको आप जैसे जैसे उन शेयर्स में डिप मिलती है, लेट से हम इन्फोसिस की बात करते हैं, इन्फोसिस का शेयर अभी अराउंड 2000 पे है, तो अगर हमको डिप मिलती है तो आप वो खरीद लीजिए। बेस्ट कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करिए, इंस्टेड कि आप स्मॉल कैप या मिड कैप को अभी मत हाथ लगाइए, क्योंकि काफी अभी वॉलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में, एटलीस्ट फॉर 2022। तो अभी बेस्ट कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करिए, एंड एक बार 22 पूरा निकल जाता है, एक बार मार्केट स्टेबल हो जाता है 23 से, तो अब 23 से फिर आपका इन्वेस्टमेंट है एग्रेसिव तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी आप हर डिप में अच्छी अच्छी कंपनी जैसे इन्फोसिस हुआ, SDFC बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, SCL टेक हुआ, रिलायंस हुआ, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो बड़े बड़े नाम है, जो कंपनीज अपनी पकड़ ऑलरेडी इंडिया में बना चुकी है, उन कंपनीज को कुछ नहीं होगा। बस जब उनमें डिप आ रही है शेयर्स में, जब वो 5 से 10% टूट रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके उसको खरीदते जाइए। तो ऐसा क्या होगा, आपका एक एवरेज कॉस्टिंग बहुत कम बैठ जाएगा, और लंबे अवधि में आपका काफी अच्छा रिटर्न बैठेगा इस स्ट्रैटेजी से। अभी हम लोग भी यही कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स का, कि हम जैसे जैसे जब डिप आती है, हम लोग उनको अच्छे अच्छे शेयर्स जो ब्लू चिप्स बोलते हैं, जो रिलायंस हुआ, इन्फोसिस हुआ, SDFC बैंक हुआ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है,
उसमें हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स का इन्वेस्ट करवा रहे हैं लंबी अवधि के लिए, और एक बार 22 का खत्म हो जाता है तो एग्रेसिव तरीके से फिर दूसरी कंपनीज भी स्टार्ट करेंगे देखना। जी एक और क्वेश्चन था कि एज अ होम मेकर अगर हम लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं अपना शेयर मार्केट में, तो इनिशियली कितना अमाउंट हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हम लोग को एक रिस्क भी मैनेज कर सकें हम लोग, और साथ साथ इनकम भी फ्यूचर में सोच सके कि हम लोग को प्रॉफिट ही होगा। देखिए इस चीज को अपन एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट से एक एग्जांपल के तौर पे बस बता रहा हूँ मैं। लेट से आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो आप 1 लाख को डिफरेंट भागों में पहले बांट लीजिए। आप 40,000 अपना एफडी में इन्वेस्टमेंट करो। 40,000 वो फंड है जो आपका कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि एफडी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है, वहां पे आपके लॉस होने के चांसेस मिनिमल कुछ भी नहीं है। 40,000 आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। बचे हुए 20,000 आप एसआईपी कर दीजिए, या अगर आपको आरडी करवानी है या उसका पीपीएफ में डालना है, कुछ भी 20,000 उसमें कर दीजिए। बचा हुआ जो 40% जो फंड है वो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट, अगेन मैं कह रहा हूँ, लेट से आज आपने एसबीआई बैंक पे इन्वेस्टमेंट करा, एसबीआई बैंक के शेयर खरीद लिए, कल एसबीआई बैंक की बिल्डिंग पे बॉम्ब गिर जाता है मुंबई की बिल्डिंग पे, तो वो तो आपके हाथ में नहीं है। बॉम्ब गिर गया, पक्का वो डाउन जाएगा। सो यहाँ पे बहुत रिस्क है शेयर मार्केट में। सो उतना ही फंड इन्वेस्ट करिए जितना आपको लॉस बेयर करने की हिम्मत हो सकती है। लेट से आपने पूरा 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, काफी कुछ उसमें से लॉस हो गया, और हमको फिर नींद नहीं आ रही है, हम बहुत टेंशन में आ गए कि हमारा फंड लॉस हो गया, तो वैसा नहीं करना अपन को। उतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है जितना हम लॉस बेयर कर सके, और फिर उसको अच्छे से इन्वेस्ट करो। उसको पहले जांच पड़ताल कर लो, पहले पूरी कंपनी का समझ लो। अगर आपको पढ़ना आता है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स, कंपनी के बारे में समझना आता है, तो वेल एंड गुड है। नहीं तो किसी फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लीजिए, उसकी हेल्प से आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि शेयर मार्केट में रिटर्न्स कहीं नहीं मिलते ऐसे रिटर्न्स है, मल्टी बैगर रिटर्न्स है, बट इट्स वापस वही चीज है कि अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको समझ में आती है चीजें, तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए। नहीं तो आप फाइनेंशियल प्लानर की सहायता से हेल्प इन्वेस्ट करिए। और मैं तो यही कहूंगा कि कभी भी पूरा फंड शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। आप अपना फंड बांट लीजिए 40-20-40। जो 40% है वो आप शेयर मार्केट में लगाइए, बाकी 60% सेफ इन्वेस्टमेंट्स करिए। लेट से गोल्ड, एफडी, आरडी, या आपका म्यूचुअल फंड्स, जो भी मतलब आपको बेस्ट लग रहा है। और सीखने के लिए थैंक यू सो मच। या जी कंटिन्यू। हाँ जी, सीखने के लिए, शेयर मार्केट सीखने के लिए या तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं, या खुद ही से आप मनी कंट्रोल हुआ, न्यूज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर सकती है कि मार्केट्स में क्या हो रहा है, मार्केट्स में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट्स में क्या चल रहा है, कंपनीज में क्या हो रहा है, कंपनीज अपने क्या रिजल्ट्स दे रही है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स देती है वो क्या रिजल्ट्स दे रही है। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग जाएगा मार्केट का क्या, कि कैसे मार्केट चलता है, क्या चलता है। इट विल टेक टाइम, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा सारी चीजें। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सब कुछ इतना बैलेंस तरीके में बताने के लिए। थैंक यू। ओके, इसके बाद आकांक्षा जी ने हैंड रेस किया हुआ है। आकांक्षा जी आप अपनी क्वेरी रखेंगे। हेलो सर, गुड इवनिंग एंड जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो एक कैटेगरी होती है हमारी अनमैरिड एंड वर्किंग, जो कैटेगरी होती है, तो जो अनमैरिड होते हैं उनका मंथली एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होता, तो जो सैलरी होती है वो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट में जाती है, तो वहां पे वो सेव रहती है। तो क्या उसको बैंक अकाउंट में रहना ठीक रहेगा, या फिर हमें उसे किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बैंक भी तो इंटरेस्ट देता है। देखिए जो बैंक अकाउंट जो इंटरेस्ट देता है ना, वो मेरे ख्याल से एज सच इतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आते हैं। अगर आप लेट से आपकी फॉर एग्जांपल 50,000 सैलरी है, 10,000 आप एक्सपेंसेस करते हैं, 40,000 आपके बैंक अकाउंट में रहते हैं, तो अब आप यू आर आस्किंग कि 40,000 हमको बैंक अकाउंट में रखना चाहिए कि उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 40,000 आपको आई थिंक इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बैंक अकाउंट में, क्योंकि बैंक्स इतने इंटरेस्ट नहीं देती है, जो कि मुझे समझ में आता है। इंस्टेड आप, अगर आपके इन फ्यूचर इमीडिएट फ्यूचर में अगर वो फंड का यूज नहीं आ रहा है, तो एफडी करवा दीजिए, एफडी या आरडी, या आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए, या आप थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। तो आप मेरे ख्याल से फंड को आइडल मत रखिए, क्योंकि वो फंड, इन्फ्लेशन आजकल इतना बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन की वजह से ही आपका फंड की वैल्यू दिनों दिन कम होती जा रही है। लेट से आज आपके पास 40,000 है, 2 साल बाद वो 40 नहीं, वो 35 रह जाएगा, क्योंकि पैसों की वैल्यू भी खत्म होती जा रही है ना इन्फ्लेशन की वजह से। तो फंड को आइडल मत रखिए, फंड को आप इन्वेस्ट करते रहिए। मेरे ख्याल से एफडी करना बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उससे आपका इंटरेस्ट मिलता जाएगा, एंड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता जाएगा, तो आपका फंड ग्रो होता जाएगा।
थैंक यू सो मच। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? जो क्रिप्टो करेंसीज अभी अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 40% डाउन है, मतलब जो उसका लास्ट ईयर हाई था बिटकॉइन का। सो अभी 40% डाउन है थोड़ा वो मार्केट। एक तो सबसे पहला तो वो ऑल टाइम 24/7 वाला मार्केट है, 24/7 वो उसमें ट्रेडिंग होती रहती है। सो मेरे ख्याल से उसमें इन्वेस्टमेंट आप 10% ही करिए अपनी कैपिटल का, क्योंकि देखिए वैसा इन्वेस्टमेंट है वो कि 100 रुपए के आपके 1 लाख भी बना देगा, लेकिन 1 लाख भी जीरो भी कर सकता है वो एक दिन में। तो उतना फंड इन्वेस्ट करिए जितना अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आपको आराम से नींद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कुछ नहीं हो सकता। तो वैसा उतना ही फंड इन्वेस्ट करिए। मुझे लगता है कि करना चाहिए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट, लेकिन बहुत 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 ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है वो। तो आप उतना ही फंड इन्वेस्ट करिए जितना आप मतलब ये सोच के करिए कि ये मेरा लॉस ही हो गया, तो आप भूल जाइए उसको इन्वेस्ट करके, फिर 5-10 साल के लिए भूल जाइए। क्या पता वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ग्रो हो जाएगा क्या, या क्या पता वो पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की है, बट इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऋषभ जी, आप अपना क्वेरी पूछना चाहेंगे? हैंड रेस किया हुआ है, आप यहाँ पे हैं? ऋषभ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुशबू पूछना चाहती है। खुशबू, आप अनम्यूट करें। हाँ, खुशबू आप अनम्यूट है, पूछ सकते हो क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन मेरी डॉटर की साइड से है कि इसकी जो अभी मतलब इसने जो मनी सेव करी है, इसके पास जो कलेक्शन हुआ है अभी, सबने जो दिए इसको पैसे, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे? ये एफडी में इन्वेस्ट करे, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं सुकन्या योजना भी काफी अच्छा है तो उसमें इन्वेस्ट करे, या फिर अपनी मम्मा के पास इन्वेस्ट करके रखे? तो ये पूछ रही है आपसे। पहली बात तो आपकी काफी क्यूट डॉटर है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी इतनी क्यूट डॉटर है। थैंक यू। हाँ, तो मुझे जो लगता है अगर इनके पास काफी मनी है छोटी सी डॉटर के पास, तो आई थिंक उनको सुकन्या समृद्धि में ही कराना चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि काफी अच्छा है वो गर्ल्स चाइल्ड के लिए। और अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट करोगे तो जब ये 2021 की होंगी तो काफी अच्छा एक फंड का बन चुका होगा, काफी अच्छा फंड बन चुका होगा। तो मेरे हिसाब से काफी जो इनका बेस्ट एवेन्यू है इनके पास वो है सुकन्या समृद्धि। ओके, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है प्रीत जैन के नाम से, प्रिया दीदी की। तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, मतलब स्मॉल लैंड खरीदना। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना मैम बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है और बहुत एक पुराने टाइम से इन्वेस्टमेंट चलता हुआ आ रहा है। लेकिन उसमें बस जो मुझे समझ में आता है वो थोड़ा लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं आपके साथ। लेट से आज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख की और उसकी वैल्यू 5 साल बाद लेट से 1 CR हो जाएगी या 80 लाख हो गई, लेकिन आपको अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अगर आप एकदम से बेचने जाओगे तो नहीं बिकती, कोई भी एकदम से खरीदने वाला बायर नहीं आता। सो इमीडिएट लिक्विडिटी के इश्यूज आते हैं, इमीडिएट आप पैसा जनरेट नहीं कर सकते, टाइम लगता है। लेकिन अगर सेफ इन्वेस्टमेंट है तो सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहता है। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करने के लिए 2-3 चीजें होती हैं कि जो मुझे समझ में आता है कि जहाँ पे आप डेवलपिंग जगह है वहां पे आप इन्वेस्ट करिए, और जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड है वहां पे आप इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि डेवलपिंग जगह में ग्रो होने के काफी चांसेस रहेंगे। वहां पे सब चीजें आती रहेगी, नए नए मॉल्स बनते रहेंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बदलती रहेगी। या अपने जैनिज्म में काफी चलता है कि अगर जैन मंदिर कहीं पे भी कोई सी भी कॉलोनी में आ जाता है तो एकदम से वैल्यू बढ़ जाती है वहां की जगह की। लेट से आज 15,000 रुपए पर गज के हिसाब से मिल रही है कोई प्रॉपर्टी, एंड एक जैन मंदिर उस कॉलोनी में आ गया तो वो 15 का 30 होते बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 30,000 ऐसे हो जाता है। सो ये आप कर सकते हैं, अगर आपको पता है पहले से कि जैन मंदिर कहाँ आने वाला है तो उससे पहले आप वहाँ पे लैंड खरीद सकते हैं। सो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है, बस लिक्विडिटीज के थोड़े इशू रहते हैं जो मुझे समझ में आता है। जैन मंदिर की इंफॉर्मेशन महाराज माता जी के पास होगी कि नेक्स्ट पंच कल्याण कहाँ होने वाला है।
अगर तृप्ति आपको पता तो मुझे भी बता दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं भी फिर तो इन्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा उसके एकदम से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डबल हो जाए। सही बात है, डेफिनेटली, थैंक यू। हाँ जी। और किसी को कोई क्वेरी है तो हैंड रेस करे या चैट बॉक्स में डाल सकता है। ओके, ऋषिता जैन। हेलो, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर एक्चुअली मुझे एक डाउट था कि जैसे अभी मैं बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, सो नेक्स्ट ईयर से जैसे जॉब लगती है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे स्टार्टिंग में मुझे ना वेट करना चाहिए, थोड़ा अमाउंट अच्छा खासा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद में उसको एफडी वगैरह में लगाऊं, या फिर मुझे स्टार्टिंग से ही ना शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट वगैरह में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब मुझे स्टार्ट कैसे करना चाहिए नेक्स्ट ईयर से? सी अभी तो अगर मतलब इस चीज का आंसर मैं तो ऐसे देना चाहूंगा, मतलब अगर लेट से आपको अभी तो बिल्कुल पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है, आपको चीजें समझनी पड़ती है, या तो फिर आप फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लीजिए, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन मुझे जो लगता है अभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। पहले आप अपना जो ये फंड है, क्योंकि देखिए मतलब आप अदरवाइज मत लेना, बट अभी आपके पास फंड लिमिटेड है, मतलब बहुत ज्यादा इनफ्लो नहीं है, एक्सेप्ट आपको जो आपके माता पिता से फंड मिलता है वही आपके पास फंड है। सो उस फंड को अपन को सेव रखना है, उस फंड को हमें लॉस नहीं करवाना, उस फंड को हमें लूज नहीं करना। तो जो मेजर जो चीज है, हमको उसको सेफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए बेस्ट एफडी में इन्वेस्ट करना है। एक बार अभी आप अपना इन्वेस्टमेंट एफडी में रखिए, एक बार आप बीटेक हो जाए आपकी पूरी, आपकी जॉब लग जाए, आपकी एक अच्छी सैलरी आने लगे, फिर आपके पास जो आपके सारे एक्सपेंसेस होने के बाद जो आपके पास चंक बचता है, जो रिमेनिंग चंक बचता है, उसको यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, क्योंकि आपके पास इनफ्लो हर महीने का रहेगा ना। क्योंकि अगर अभी लेट से आपने इन्वेस्ट किया, आपके पास लेट से अभी 50,000 सेविंग्स है, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में कल कुछ उल्टा सीधा हो गया, आपका लॉस हो गया, तो आपके पास इतना सा फंड था और वो भी चला गया आपका। तो अभी आपको बिल्कुल भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अभी आप एफडी में करिए, अपनी पढ़ाई खत्म करिए, पढ़ाई जब खत्म हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए, उसके बाद जब आपके पास रेगुलर इनकम का सोर्स आ जाए, उसको आप इन्वेस्ट करिए फिर शेयर मार्केट में। उसमें भी आप ये नहीं कि आप पूरा 100% तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, शेयर मार्केट में पूरा 100% नहीं, आप अराउंड 30 से 40% अपना फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है वो आप या तो एफडी में करो या गोल्ड में इन्वेस्ट करो। मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो गोल्ड में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कभी डाउन नहीं आएगी, कभी डाउन नहीं आएगी, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड है और डिमांड इतनी सारी है, हमेशा डिमांड बढ़ेगी और गोल्ड इतना ही है बस, तो उसकी वैल्यू हमेशा ऐसे जाएगी। तो गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करिए, शेयर मार्केट में आप बस बहुत कम चंक इन्वेस्ट करो, 30 से 40%, वो भी आफ्टर गेनिंग नॉलेज या किसी फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू। ओके, थैंक यू सर। तो सर उसके लिए जैसे कोई कोर्स वगैरह खरीदना पड़ेगा, तो मतलब ऐसा कुछ हो या डायरेक्ट पहले फाइनल? उसके लिए देखिए, शेयर मार्केट को समझने के लिए जो एक तो फ्री प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे काफी चैनल्स हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे शेयर मार्केट नॉलेज या शेयर मार्केट लर्निंग, काफी चैनल्स है, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप बैलेंस शीट कैसे रीड करें किसी कंपनी की, आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे रीड करें किसी कंपनी का, कि कैसे प्रॉफिट उनके लेट से अभी 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है 2010 में, 2015 में उसने 500 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो उसको कैसे रीड करें, कैसे उसको समझें कि कैसे कैसे क्या प्रॉफिट कर रही है कंपनी के बारे में कैसे समझे, वो सब कुछ समझाया जाता है डिफरेंट चैनल्स पे। लेकिन अगर मुझे जो लगता है, आप पेड कोर्स करिए, यूडीमी के थ्रू पेड कोर्स काफी होते हैं जो 1-2 महीने 3-4 महीने के कोर्स होते हैं, आप वो कोर्स करिए, पहले पूरा समझिए कि कैसे कंपनी को एनालाइज किया जाता है, कैसे शेयर्स को एनालाइज किया जाता है, फिर अपनी खुद की स्टडीज करके फिर आप इन्वेस्ट करिए। और जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैं भी मार्केट्स में काफी 5-6 साल से हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, जो आप अपनी खुद की नॉलेज से इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आप वहीं बना पाओगे, दूसरों की नॉलेज से, फाइनेंशियल प्लानर की नॉलेज से कभी पैसा नहीं बनता। क्योंकि मतलब ये आप जब करेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल प्लानर की नॉलेज से कभी पैसा नहीं बनता है। आप खुद की नॉलेज से जो इन्वेस्ट करेंगे, खुद की नॉलेज से जो आप बेट लेंगे कंपनीज पे, उस पे पैसा ज्यादा बनेगा कंपैरेटिवली आप किसी फाइनेंशियल प्लानर या किसी टिप से कि ये शेयर परचेस कर लो, ये भाग जाएगा, ये कम हो जाएगा, उससे कभी पैसा नहीं बनता।
तो एक बार आप पहले अपना बीटेक खत्म करिए, उसके बाद जब आपकी जॉब लगे और फ्री टाइम में जब आप शाम को अपनी जॉब से आ जाएंगे, उसके बाद आराम से आप यूडीमी के थ्रू कोर्स करिए, शेयर मार्केट को समझिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आरबी जैन का है कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए क्या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो सकता है? चाइल्ड एजुकेशन के लिए सर मेरे हिसाब से आप स्टार्टिंग से ही उनके लिए 10-10, 5-5, 7-7 साल की एफडीज करा के रखिए। लेट से आज आपका बच्चा नर्सरी केजी प्रेप में या फर्स्ट में है, तो आपको पता है कि आफ्टर 7th या 8th क्लास थोड़ा फंड अच्छा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हायर एजुकेशन में आपके अच्छा फंड रिक्वायर्ड होता है। तो आप पहले से ही उसकी प्लानिंग करके रखिए कि आपको इतने एफडी में इतना इतना आपको हर साल देना है, इतना इतना आपको इन्वेस्ट करना है। सो जब आप आफ्टर 7-8 ईयर्स अब जब आप वो एफडी टूटेगी, जब आप वो एफडी मैच्योर होगी, तो आपके पास एक काफी अच्छा फंड आ जाएगा, उसको आप उनकी पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आपको अपने बच्चों की मैरिज के लिए भी पहले से ही सोच लेना चाहिए, पहले से 10 साल पहले से। और मैं तो अब यही पॉइंट आया तो फिर मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि लेट से आपका आज आपकी बच्ची या आपका बच्चा लेट से आज फर्स्ट क्लास में है, तो आपको आज ही से उसकी शादी की प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, आज ही से उसकी शादी के लिए सेविंग्स करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, एंड आज ही से उसके लिए गोल्ड खरीद लो 10 ईयर्स बाद के लिए, क्योंकि आप 10 ईयर्स बाद खरीदोगे तो वो उतना महंगा हो जाएगा, तो आज ही खरीद लो। 10 ईयर्स बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी उस गोल्ड के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बार में खरीद लो गोल्ड आप किस्तों में खरीदते रहिए, जब जब आपके पास जब आपका फंड आ गया, उस फंड को आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड खरीद लो। वो गोल्ड आपका जब आपके बच्चे की शादी होगी 10 ईयर्स बाद, वो गोल्ड उसके काम आ जाएगा। और उनकी पढ़ाई के लिए आप एफडीज करवा सकते हैं। एफडीज आप अभी से स्टार्ट करिए, आफ्टर 7-8 ईयर्स काफी अच्छा फंड बन जाएगा जो कि उनके एजुकेशन के काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आंचल जी की तरफ से। आप अपने आप को जय दीपांशु जी, मेरा क्वेश्चन टैक्स सेविंग के लिए अदर देन एटीसी वो मतलब कौन से गुड ऑप्शंस है जो हम लोगों को इन्वेस्ट करने चाहिए टैक्स सेविंग्स के पर्पस? हाँ जी मैम, आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस जो आप करवाते हैं उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। अगर आप कहीं एम्प्लॉय हो आप, तो वहाँ पे भी आपको फ्लैट 50,000 का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। दूसरा, आप एक पॉलिटिकल पार्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हैं, एंड डोनेशन करके वो स्लिप देते हैं आपको। वो स्लिप आप अपने ITR में दिखा दीजिए, आपको पूरा का पूरा डिडक्शन 100% डिडक्शन है उसका। लेट्स 3 लाख का इन्वेस्ट डोनेट किया पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो 3 लाख मैं अपने ITR में दिखा दूंगा कि मैंने 3 लाख डोनेट किया है पॉलिटिकल पार्टी को। सो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी एक अच्छा खासा डिडक्शन है। बाकी जो मेजर डिडक्शन है वो 80C का ही डिडक्शन है, जो कि हमको लोन रिपेमेंट के इंटरेस्ट पे मिलता है और LIC की प्रीमियम पे मिलता है। एक PPF का भी काफी अच्छा डिडक्शन मिलता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसमें जो आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं वो पूरा टैक्स फ्री होता है, वो आपको डिडक्शन मिल जाता है 80C के अंदर। हाँ जी, अच्छा, आप ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाला इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं उसके अंदर कोई लिमिट होता है या फिर जितना भी हमारा टैक्सेस के लिए वैल्यू है वो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैम सॉरी मैम, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वापस पूछिए मैम। मैं बोल रही हूँ जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो हम उसका कोई लिमिट होता है या फिर जितना भी हमारी इनकम टैक्सेस के लिए वो हम पूरा उसमें डाल सकते हैं? नहीं मैम, जो वो मतलब आप जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ वो नहीं रहता कि आपका कोई लिमिट है। लेट से आपने 10 लाख रुपीज पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया तो आपको 10 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। सो उसका बस यही है कि आपको उनको डोनेट करके उनसे स्लिप लेनी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टी से। वो स्लिप आपको ITR में दिखाइए और ITR में पूरा डिडक्शन मिल जाता है उस अमाउंट को, और वो फ्लैट डिडक्शन मिलता है, 100% डिडक्शन मिलता है। Thank you. Okay. Thank you so much to audience and Dipanshu. Some questions are there in chat, so I want to take those questions also. Like LIC के लिए पूछा गया है, तो LIC 80C में इसका डिडक्शन मिलता है और मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 की लिमिट होती है। तो आप LIC में करवा सकते हैं, PPF में करवा सकते हैं, और ट्यूशन फीस का डिडक्शन 80C के माध्यम से ले सकते हैं, और 1,50,000 तक की लिमिट होती है 80C सेक्शन की। तो उतना ही आप इन्वेस्टमेंट करके डिडक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा 80D में मेडिकल, जैसा कि अभी दीपांशु जी ने बताया, मेडिकल इंश्योरेंस का आप 80D के थ्रू
डिडक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा 80CCD में जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसका 50,000 का डिडक्शन वहां से भी आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ कैटेगरीज हैं जो टैक्स सेविंग के लिए बनाई गई है, और इनको सीधे तरीके से इन्वेस्ट करके आप मेजर सेविंग कर सकते हैं। आई थिंक योगिता जी, आपका आंसर इसके माध्यम से हो चुका है। 80C में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 80D में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू दीपांशु। आई थिंक इफ देयर आर मोर क्वेश्चन वी कैन टेक। एक और क्वेश्चन चैट बॉक्स में आ रहा है कि जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस टाइप के गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? लाइक ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर गोल्ड का कॉइन खरीद के वैसे रख लेना चाहिए? तो किस टाइप के गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, मेरे हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपको जो हार्ड गोल्ड होता है, जो हम बोलते हैं कि बिस्किट्स जो बोलते हैं अपन, तो बिस्किट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो प्योर गोल्ड होता है, वो 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए। ज्वेलरी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ज्वेलरी का वही बात है, वो मेकिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं उसमें। और अगर आप लंबी अवधि के लिए कोई ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेट्स से आज आपने कोई हार खरीदा, अब डेली ऑन अ ईयरली बेसिस हमेशा आपकी फैशन ट्रेंड बदलता रहता है आजकल लड़कियों का। सो 5 साल बाद क्या पता वो पुराना हो चुका होगा, तो आपके वो हार काम नहीं आएगा। अब आपने 5 साल पहले भी उस हार को खरीदते टाइम उसकी मेकिंग चार्जेस दी थी, और 5 साल बाद भी जब आप उसको वापस उसको पूरा खत्म करवा के नया हार बनवाएंगे तो भी मेकिंग चार्जेस देंगे। सो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट आप बिस्किट्स में करिए, गोल्ड के बिस्किट्स में करिए, जिससे आपके पास गोल्ड भी बचता रहेगा और उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। अब बात आती है, आजकल डिजिटली भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमने अभी कुछ टाइम से देखा है, तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, उसकी वैल्यू काफी फ्लक्चुएट होती है, काफी फ्लक्चुएशन है उसकी वैल्यू में। तो अभी हम लोग को इतना समझ में नहीं आ रहा है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना। अभी हम लोग यही बोल रहे हैं कि आप बिस्किट्स खरीदिए, और बिस्किट्स खरीद के आप अपने लॉकर में रखवा दीजिए उसको, जो बैंक के थ्रू अपन लॉकर लेते हैं ना, लॉकर में रखवा दीजिए, क्योंकि घर में अक्सर गोल्ड रखना थोड़ा रिस्की रहता है। तो आप बैंक में रखवा दीजिए उस गोल्ड को, और उस गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी ही, कभी कम नहीं होगी। थैंक यू, आपने सारी क्वेरीज बहुत अच्छे से रिजॉल्व करी, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। तो लास्ट 10 मिनट्स 9 मिनट्स किसी को और क्वेरीज हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं और चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है अभी चैट बॉक्स में। ओके, गोल्ड इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, विच आर द बेस्ट? ये तो ये बहुत काफी मतलब गोल्ड दोनों ही अच्छे इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अपनी जगह अच्छा है। प्रॉपर्टी में बस आपको ये है कि आपको थोड़ा भूलना पड़ता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, आपको एटलीस्ट 5 से 7 ईयर्स उसको भूलना पड़ेगा इन्वेस्ट करके, क्योंकि तभी जाके कुछ अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। गोल्ड में ये है कि गोल्ड में लिक्विडिटी मिल जाती है हम लोग को। लेट से आज आपने 50,000 का गोल्ड खरीदा, आप 1 साल बाद उसको बेचना चाहते हैं, तो वो हाथों हाथ आप कोई भी ज्वेलरी की शॉप पे जाइए, आपको बिक जाएगा। लेकिन सेम इज नॉट विद प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 लाख का भी, तो वो अगर आप 1 साल बाद बेचने जाएंगे तो एकदम से नहीं बिकती है। एक बार बायर आएंगे, बायर फिर अपना भाव बताएंगे, फिर आप अपना भाव बताओगे, इट टेक्स टाइम। तो थोड़ा लिक्विडिटी पॉइंट इशू है। और सेकेंड, थोड़ा अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो प्रॉपर्टी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो बेस्ट लगता है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना लगता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी इश्यूज आते हैं एकदम से। और अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लो 50-70 लाख की, तो वो तो एकदम से बिकेगी ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा फंड हर किसी के पास नहीं होता है। थैंक यू। आप उम्मीद है जिसने क्वेश्चन पूछा होगा उसकी क्वेरी रिजॉल्व हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट अबाउट गोल्ड बॉन्ड? गोल्ड बॉन्ड, हाँ जी, गोल्ड बॉन्ड भी एक तरीके से गोल्ड के इनडायरेक्टली आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। उनकी वैल्यूज भी गोल्ड की वैल्यूज की तरह फ्लक्चुएट करती है। आप कर सकते हो उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको थोड़ा लिक्विडिटी और मिल जाती है, क्योंकि आप वो गोल्ड बॉन्ड वही ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं। आप डीमैट अकाउंट बनवाइए, उसमें आप ब्रोकर के थ्रू गोल्ड बॉन्ड खरीदिए, आप वहीं पे बेच सकते हो उनको गोल्ड बॉन्ड को। और उन गोल्ड बॉन्ड की वैल्यूज गोल्ड की वैल्यूज के सिंक में ही चलती है। गोल्ड अगर 5% ऊपर है तो गोल्ड बॉन्ड भी अराउंड 4.5 या 5% ऊपर रहेगा। सो सिंक में चलती है। अगेन अभी अगर आप इंडियंस की बात करें, इंडियन हाउसवाइफ्स की बात करें, तो उनको ये डिजिटल गोल्ड समझ में नहीं आता, उनको हार्ड गोल्ड चाहिए, उनको वही बिस्किट्स चाहिए। सो अभी इतना फेमस नहीं है गोल्ड बॉन्ड, लेकिन
आशा करते हैं आने वाले टाइम में रहेगा फेमस, क्योंकि काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपकी रिस्क बहुत खत्म हो जाती है कि आपके पास गोल्ड नहीं है, आपके पास डिजिटल गोल्ड है तो उसका कुछ दिक्कत नहीं आती। ओके, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन कि LIC और SIP में क्या बेस्ट है? SIP, एनी डे SIP। LIC था बेस्ट, लेकिन मुझे जो लगता है SIP, क्योंकि SIP में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और अभी तो एटलीस्ट आपको SIP करवानी चाहिए क्योंकि मार्केट काफी डाउन है अभी। काफी अच्छे लेवल्स पे है मार्केट, और आपको अच्छी प्राइस मिल जाएगी SIP करते टाइम, तो आपको अभी तो SIP करानी चाहिए। SIP में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। LIC में आपको वही धीमी चाल है, धीरे धीरे बढ़ेगा LIC, लेकिन मुझे हिसाब से तो SIP कराना चाहिए। एक क्वेश्चन और है चैट बॉक्स में दैट व्हिच SIP इज बेस्ट। दीपांशु जी कैसे? बस शायद सर मेरा मैं अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा नहीं आ रहा होगा, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ मैं भी। अच्छा। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू सो मच सर। जिनेंद्र सर दीपांशु जी अच्छे हैं पहचान सर। ये दिनेश जैन सर, दिनेश जैन सर। हाँ दिनेश जैन सर है। कैसे? हाँ जी सर बताइए ना। नहीं, यहाँ में इंटरप्ट करूंगा मैं थोड़ा सा। एवरीथिंग इज गुड, आप बढ़िया लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन जो LIC और जो SIP में कंपैरिजन है ना, जिसने भी एक क्वेश्चन पूछा है, दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। किस पर्पस से? क्योंकि LIC इन्वेस्टमेंट भी है और रिस्क कवरेज भी है। इंश्योरेंस भी है वो। जिस युग में हम जी रहे हैं, उस युग में जीवन का कोई भरोसा नहीं बचा है लोगों का, क्या पता अगले पल क्या हो। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, आप चाहे तो, देखिए LIC दो तरह की होती है। एक एंडोमेंट पॉलिसी होती है जिसके अंदर आपको पैसा वापस मिलता है चाहे मिस हैपनिंग हो या नहीं हो, और एक टर्म इंश्योरेंस होता है। तो टर्म इंश्योरेंस हर हालत में लेके रखना चाहिए, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, जो भी आप समझते हैं कि मेरी फैमिली को एक कंफर्ट देने के लिए मुझे इतना अमाउंट चाहिए, उतने अमाउंट का हमको टर्म इंश्योरेंस लेकर रखना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस को कभी भी आप लोग कंपेयर मत करना प्लीज इन्वेस्टमेंट से। एंडोमेंट पॉलिसी जरूर इन्वेस्टमेंट से कंपेयर होगी, लेकिन टर्म इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से कंपेयर नहीं होगा। am I right दीपांशु जी? हाँ जी सर बिल्कुल राइट है। टर्म इंश्योरेंस सर जो सिंगल अर्निंग मेंबर है उसके लिए तो बहुत जरूरी है। नहीं सिंगल डबल का कोई सर यहाँ फर्क होता ही नहीं है सर। क्या होता है कि ये अर्निंग की जो कहानी है ना सर, यहाँ सिंगल और मल्टीपल फैमिली में अगर आप जॉइंट फैमिली रह रहे हो, तो ये तो जब तक आप जिंदा हो ना तब तक कहानी आपकी है सर। उसके बाद क्या होगा गॉड नोस। ये रिस्क कवरेज, जितनी भी महिलाएं मेरी बात सुन रही हैं, डोंट टेक मी अदरवाइज। देखो जीवन का एक पल का भरोसा किसी का भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिक्योर करने के लिए एक कंफर्टेबल अमाउंट जो भी आप कैलकुलेट कर सके, उसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट आपके हस्बैंड लोगों का जरूर से एक टर्म इंश्योरेंस वाला प्लान लेके रखें। थैंक यू। Thank you so much, sir, for putting more highlights on it. थैंक यू सो मच सर इतना अच्छा बताने के लिए। थैंक यू दिनेश सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर दिनेश सर। थैंक यू सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि अरे नहीं सर थैंक यू। नहीं थैंक यू सर थैंक यू। अभी तो मैं पदमपुरा पहुंच रहा हूँ, अगर 2 मिनट आप लोग चलते रहेंगे सबको दर्शन करा दूंगा। नहीं सर हम हमारे लिए मांग लीजिएगा सर कुछ अच्छा। नहीं अरे सबके लिए अच्छा। अरे सुनो, जमाना इसमें ये सबके भले में अपना भला है। सही कह रहे हैं सर, सही। सबके भले में कोई भला होता ही नहीं, तो सबके भले में अपना भला है। सही है सर सही। 2 मिनट में पहुंचता हूँ, दर्शन कराता हूँ, तब तक आप लोग कंटिन्यू रखें, और फिर उस टाइम स्पॉट लाइट मिलेंगे तो दर्शन करा दूंगा, तो कंटिन्यू करें। कंटिन्यू प्लीज। Yes sir, thank you sir. I think next question शिफाली जी का हैंड रेज है। पारुल शिफाली जी। हाँ शिफाली जी अनम्यूट करें। शिफाली जी आपको। हेलो जी। हेलो। एक्चुअली स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए FD इज बेस्ट या मंथली SIP इज बेस्ट? मैम थोड़ा आप बाइफरकेट कर सकते हो दोनों में। थोड़ा आप FDs में कर सकते हो, थोड़ा आप SIPs में कर सकते हो। आई थिंक
आप 60-40 का रेशियो कर सकते हो। 60 इज इनटू एफडीज एंड 40 इज इनटू एसआईपीज। तो दोनों का आपको एक्सपोजर मिलता रहेगा। एसआईपीज में आपको थोड़े ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे एंड एफडीज में आपको थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन एफडी सिक्योर है एंड एसआईपी आपकी थोड़ी डाउन भी जा सकती है। अगर मार्केट इज गोइंग डाउन देन योर एसआईपी विल आल्सो गो डाउन। तो एसआईपी में आपको थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड भी दिख सकता है। सो एसआईपी में आप 40% रखिए एंड जो बचा हुआ जो आप एफडीज में बोल रहे हो आप वहाँ पे आप 60% रखिए। तो SIP 2 में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? जैसे एक मंथली 3000 की हमने ले ली, एक 2000 की हमने ले ली, वो बेस्ट है या एक ही SIP ज्यादा बेस्ट है? मैम 2 SIP मेरे ख्याल से, और दोनों प्लान्स अलग अलग रखिए। मतलब एक अगर आप मल्टी कैप स्ट्रेटेजी ले रहे हो तो एक आप फिर लार्ज कैप ले लो ऑनली। मतलब वो डिफरेंट जो SIP आपका जो आपका फाइनेंशियल प्लानर आपको सजेस्ट करेगा उस हिसाब से आप अलग अलग SIP में रखिए। हमेशा आप जितना डाइवर्सिफिकेशन करेंगे अपने फंड का उतना आपको रिस्क मिटिगेशन मिलेगा। आप अगर एक ही चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, बोलने दे पापा को। अगर आप एक ही चीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो तो उससे थोड़ा आपका रिस्क मिटिगेट नहीं होता। आप रिस्क मिटिगेट करिए, कुछ फंड आप एक SIP में डालो, कुछ फंड आप एक SIP में डालो। ओके, तो अभी लास्ट क्वेश्चन है ऋषभ जी की तरफ से। हाँ जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आपने वो दिनेश सर और आपने बताया SIP के लिए। हाँ जी, उसमें क्या जैसे भी मेरी क्वार्टरली और एनुअली चलती है तो उसमें मंथली बेस्ड रहती है, क्वार्टरली एनुअली बेस्ड रहती है? सर मेरे हिसाब से, सॉरी टू आस्क सर, बट क्वार्टरली आप क्या फंड इन्वेस्ट करते हो? मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो बताने के लिए तो। क्वार्टरली जा रहा है 8000 के आसपास एक क्वार्टर। तो सर आप हाँ जी सर, तो सर मेरे हिसाब से तो आप अभी इस टाइम पीरियड पे तो सर आप मंथली कर दीजिए उसको, क्योंकि सर आप अभी मार्केट्स काफी डाउन है, काफी अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। तो अगर आप मंथली इन्वेस्ट करोगे तो आपका अच्छा फंड मिल जाएगा। और इन फ्यूचर भी आप मंथली ही रखिए, क्योंकि मंथली में क्या होता है आपको हर टाइप का एक्सपोजर मिल जाता है। कभी मार्केट डाउन है तो आपको डाउन वाली यूनिट्स मिल जाएगी, कभी मार्केट अप है तो थोड़ी अप की मिल जाएगी। ऐसे अगर आप क्वार्टरली करोगे तो आपको एक साथ बड़ा फंड आपका जाएगा, तो वो मेरे हिसाब से अच्छी चीज नहीं है। वो मंथली करिए, तो आप मंथली में आप कभी आपको नीचे के लेवल्स मिल रहे हैं, कभी आपको थोड़ा ऊपर मिल रहे हैं, फिर आपको नीचे के मिल रहे हैं, तो आपका एवरेज अच्छा बन जाएगा, एक एवरेज अच्छी प्राइस मिल जाएगी आपको। तो आप मंथली कर दीजिए उसको। मंथली लेट से आप क्वार्टरली आप 8000 कर रहे हो तो उसको मंथली डिवाइड कर दो 3000 ऐसे कर दीजिए। तो ये भी मंथली हो जाएगा? बीच में मंथली हो जाता है ये? हाँ जी सर, मंथली हो जाता है। आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा, वो ऑटो डेबिट हो जाएगा और अपने आप वो SIP में इन्वेस्ट हो जाएगा। जब जो भी आपका SIP प्लानर है उसको बोल दीजिएगा कि मेरा ऑटो डेबिट पर मंथ वाला करा दो, तो पर मंथली आपके अकाउंट से हमेशा डेबिट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में। Recently, which SIP is best for investment? मैम मेरा ही एसेट लार्ज कैप फंड। 9 बजे तक गए था, 9 बज के 2 मिनट। सॉरी, किसी ने अनम्यूट किया होगा गलती से। हाँ, आई गेस मिल गया, जिसने पूछा है उसको आंसर मिल गया होगा। हाँ जी, ओके, तो अभी दिनेश सर पदमपुरा पहुंच चुके हैं, तो आइए अब हम दर्शन करते हैं बड़े बाबा पदमपुरा। स्पॉटलाइट पदमपुर भगवान की जय। बड़े वाले बाबा की जय। थैंक यू दिनेश सर, आपने आज इतने दूर से बैठे हुए दर्शन करा दिए। सेशन के साथ साथ आज दर्शन भी हो गए। बढ़िया, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो आज का जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा रहा। सबको बहुत अच्छी नॉलेज मिली फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो आज हमने सीखा है वो अपनी डे टू डे लाइफ में अब अप्लाई करेंगे।
कि हम कैसे अब हम कैसे अपने सेविंग्स को नोट डाउन करें कि कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और कोई भी क्वेरीज हो आगे तो दीपांशु जी से और तृप्ति जी से जरूर कनेक्ट करें। और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा आज का। थैंक यू सो मच दीपांशु जी और तृप्ति जी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी सभी को, और सभी ने क्वेरीज पूछ के उनके जो भी समाधान थे, क्वेश्चंस थे, उन सबका बहुत अच्छे से आंसर किया। हर एक टॉपिक डिस्कस हुआ आज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेके स्टॉक मार्केट से लेके एफडी से लेके सब चीजों का बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ। थैंक यू वंस अगेन। Thank you Dipanshu, and thank you Parul. Thank you to all the coordinator team and moderator team, and thank you for being like so attentive audience. I hope ये सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा। आगे भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ फैकल्टी सेशन प्लान किए गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, डेली आप रात को 8 बजे फैकल्टी सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए। वो आपकी लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, हर एक फील्ड से रिलेटेड सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है और सचमुच बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो आप सभी इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इसके बारे में बताइए, फैकल्टी सेशन के बारे में, और इसमें जरूर जोड़िए। थैंक यू टू ऑल। जय जिनेंद्र। थैंक यू एवरीवन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप सभी एक बार अनम्यूट करके जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र। थैंक यू पारुल, एंड थैंक यू टू ऑल कोऑर्डिनेटर्स। थैंक यू जय जिनेंद्र। थैंक यू जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।